राधे राधे। शिखा ने जैसे ही अपने मायके में कदम रखा तो सामने ही अपनी माँ की सूखती हुई साड़ी को देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे माँ, ये तो वही साड़ी है ना जो पिछले महीने में आपके लिए लेकर आई थी। फिर ये साड़ी खराब कैसे हो गई? इस पर ये दूसरे कपड़े का रंग कैसे लग गया? पता भी है आपको मैं कितनी महंगी साड़ी लेकर आई थी आपके लिए, पर आपको तो मेरे दिए कपड़ों की कोई कदर ही नहीं करनी है। अपनी बेटी को गुस्सा करते देख सुमित्रा जी ने कहा, अरे बेटा, शांत हो जा। एक साड़ी तो खराब हुई है, इसके लिए तू इतना चिल्ला क्यों रही है? बहू ने धोई थी तो शायद दूसरी साड़ी का कलर लग गया होगा। अरे ऐसे कैसे लग गया होगा? क्या भाभी को कपड़े धोने भी नहीं आते? क्या आपने भी ना माँ बहू को सिर पर चढ़ा कर रखा है? मुझसे अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो इसकी माँ मुझे रोकने में एक सेकंड भी की भी देरी नहीं करती, और अपनी बेटी को कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा। बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुमित्रा जी उसे समझाते हुए बोली, अरे शिखा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। उसने कल बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए थे तो लग गया होगा रंग, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, वो भाभी है तुम्हारी। एक दूसरे को मान सम्मान देना सीखो और प्रेम से रहो। शिखा अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, आपको भी ना माँ, बहू ने पता नहीं क्या खिला दिया है जो कभी भी आपको उसकी गलतियां नजर नहीं आती। शिखा बड़बड़ाते जा रही थी, पर सुमित्रा जी ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए शाम को ही शिखा मुंह बनाकर वापस अपने ससुराल चली गई, और अगले ही दिन अपनी भाभी से बदला लेने के लिए शिखा ने अपनी सास मनोरमा जी की साड़ी इस्त्री करते समय जानबूझकर जला दी और तय करके वापस अपनी सास की अलमारी में रख दी। 2 दिन बाद जब शिखा की सास मनोरमा जी ने वो साड़ी पहनने के लिए निकाली तो जली हुई साड़ी देखकर हैरान रह गई। वो साड़ी लेकर शिखा के पास गई और उसे दिखाते हुए बोली, शिखा बेटा, परसों तुमने ये साड़ी प्रेस की थी ना, ये जल कैसे गई? बेटी, तुमने देखा नहीं क्या? मनोरमा जी का इतना कहना हुआ कि शिखा चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, ये साड़ी भी ठीक उसी तरह जल गई जिस तरह आपकी बेटी ने मेरी माँ की नई साड़ी दूसरे कपड़ों का रंग लगाकर खराब कर दी। वो तो मेरी शराफत समझिए कि मैंने तो फिर भी आपकी पुरानी साड़ी जलाई है, तो इसलिए आप अपनी बेटी को अभी से सचेत कर दीजिए कि आगे से जो भी करे सोच समझ कर करे। बोलकर शिखा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। मनोरमा जी को बहू की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, पर वो बिना बोले अपने कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद बेटी को फ़ोन लगाकर समझाते हुए बोली, सरिता बेटा, मैंने सुना है कि तूने अपनी सासू माँ की नई साड़ी खराब कर दी। बेटा, ये बहुत गलत बात है। हमने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं देकर भेजे थे। देख, तेरे ससुर जी तो पहले से ही नहीं रहे, उनकी सेवा करने का अवसर तो तुम्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। भगवान की दया से तुम्हें इतनी अच्छी सासू माँ मिली है, तो अब कम से कम उनकी ही सेवा करके कुछ पुण्य कमा ले बेटा। सरिता को माँ की बातें किसी बोरिंग लेक्चर जैसी लग रही थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, ठीक है माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वैसे माँ, शिखा भाभी तो आपके साथ अच्छे से रहती है ना? कहीं कुछ गलत हरकत करती है तो मुझे तुरंत बता दीजिए। बेटी की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, बेटा, यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। तेरी भाभी भी तेरी बहुत तेरी भाभी भी मेरी बहुत सेवा करती है। बस तू अपना गृहस्थी अच्छे से संभाल ले और अपनी सास की खूब सेवा कर, और अपना भी ध्यान रखना बेटा। बोलकर मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया। दरअसल मनोरमा जी और सुमित्रा जी बचपन की सहेलियां थीं। किस्मत से दोनों की शादियां भी एक ही शहर में हो गई थी। ससुराल भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक ही शहर में होने के कारण अक्सर दोनों सहेली हमेशा मिलती रहती थी। लेकिन जब भी मिलती थी तो सुमित्रा जी हमेशा यही बात करती कि देखना, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी और आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लेना, ताकि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। और देखो, इसलिए भगवान ने हमें एक एक बेटा और एक एक बेटी दी है, ताकि हमें एक दूसरे को
अपनी बेटी दे सकें। सुमित्रा की बात सुनकर मनोरमा जी भी उससे यही वादा करती थी। समय बीता तो मनोरमा जी का बेटा पवन सरकारी कर्मचारी लग गया। वहीं सुमित्रा जी का बेटा संदीप एक बिजनेसमैन बन गया। दोनों की बेटियों ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कि तभी एक दिन सुमित्रा जी के फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो मनोरमा जी का ही फ़ोन था। हेलो, कैसी हो बहन, क्या कर रही हो? वो मैं बोल रही थी कि हमने जो वादा किया था क्यों ना अब उसे हम पूरा कर लें, क्योंकि बच्चे शादी लायक हो गए हैं। कहीं अपनी पसंद से कोई लड़की देख लेंगे तो हमारा वादा तो धरा का धरा रह जाएगा। हाँ मनोरमा बहन, आप सही कह रही हो, लेकिन हमें पहले अपने बच्चों की राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर वही खुश नहीं होंगे तो हमारी खुशी भी किसी काम की। सुमित्रा जी ने कहा तो मनोरमा जी बोली, हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही पवन और उसके पिता से बात करके देखती हूँ, वो क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, इस विषय में कल बात करेंगे, बोलकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और शाम को अपने पति और बेटे के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब सब इकट्ठे हो गए तो सुमित्रा जी अपने दोनों बच्चों के सामने ही उनके रिश्ते की बात चलाते हुए बोली, बेटा संदीप, अगर आपने कोई लड़की पसंद नहीं की है तो मैं मनोरमा जी की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बेटा अगर तुम्हें पसंद हो तो। माँ की बात सुनकर संदीप ने शर्म से नज़रें नीचे झुका ली और बोला, माँ, पिताजी, आपकी पसंद ही हमारी पसंद होगी। हम इस बात का फैसला लेने वाले कौन होते हैं? नहीं बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुम्हें मनोरमा जी की लड़की पसंद है तो ही ये रिश्ता तय होगा, वरना नहीं। और शिखा बेटा, तुम्हें मनोरमा जी अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। यह सुनकर शिखा चौंकते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं माँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ बेटा, पढ़ाई कर रही है, लेकिन मनोरमा जी की बेटी भी तेरे जितनी ही पढ़ी है। जब उनका बेटा सरकारी कर्मचारी है तो भला तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और अगर पढ़ना चाहोगी तो आगे पढ़ा लेंगे बेटा, लेकिन बच्चों की समय से शादी कर देने में माँ बाप की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं बेटा। सुमित्रा जी के समझाने पर शिखा ने भी हाँ बोल दी। अरे वाह, एक तीर से दो निशान, सुमित्रा जी के पति ने हंसते हुए कहा। तो सब लोग ठाके मारकर हंसने लगे। अगले दिन सुबह ही सुमित्रा जी ने अपनी सहेली मनोरमा जी के पास फ़ोन मिलाया और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा, सुमित्रा, मेरे पति व बच्चे तो मेरी बात से सहमत हो गए हैं। अब आपके बच्चों ने क्या कहा है वो और बता दो जल्दी से। हाँ हाँ, मेरे बच्चों ने भी हाँ बोल दिया। अरे अब दोनों तरफ से हाँ हो गई तो फिर देरी किस बात की? चट मंगनी और पट ब्याह कर ही देते हैं, ताकि हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा। मनोरमा जी की बात सुनकर सुमित्रा जी भी हंसने लगी और एक महीने बाद ही शिखा मनोरमा जी की बहू बनकर आ गई और सरिता सुमित्रा जी की बहू बनकर आ गई। सब कुछ सही चल रहा था। उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक ही सुमित्रा जी के पति श्यामलाल जी दिल का दौरा पड़ने के कारण भगवान को प्यारे हो गए। उनकी इस तरह अचानक मौत से दोनों परिवारों में तो जैसे मातम सा छा गया, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी था तो वो थी सुमित्रा जी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। परंतु बेटे बहू व बेटी जमाई और समधन के रूप में सहेली मनोरमा जी ने सुमित्रा जी की हिम्मत टूटने नहीं दी और वापस दोनों परिवारों का जीवन सामान्य हो गया। धीरे धीरे गाड़ी फिर से पटड़ी पर आ चुकी थी, परंतु एक बात सुमित्रा जी और मनोरमा जी को खटक रही थी कि धीरे धीरे शिखा का व्यवहार मनोरमा जी के लिए और सरिता का व्यवहार सुमित्रा जी के लिए कुछ बदल सा गया था। बल्कि अब तो कहीं ना कहीं उनके बेटे पवन और संदीप को भी ये बात खटकने लगी कि शादी के 6 महीने बाद ही शिखा और सरिता दोनों का ही व्यवहार अपनी अपनी सासू माँ के साथ ठीक नहीं था, क्योंकि जब से सरिता के ससुर गए तब से ही सरिता ने घर के कामों से कन्नी काटना शुरू कर दी।
उसका खाना बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता था। जब मौका मिलता बस बाहर से ऑर्डर कर देती। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो नौकरानी लगी हुई थी, परंतु उसके घर का रिवाज नौकरानी से खाना बनवाने का बिल्कुल नहीं था। इसके चलते तो सुमित्रा जी खाना बनाती या कभी कभी मजबूरन सरिता को ही बनाना पड़ता। बस इसी बात के चलते सरिता अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। बहू के होते हुए भी सुमित्रा जी का खाना बनाना उनकी बेटी शिखा को खलने लगा। इसी कारण उसके ने सरिता के लिए अपने मन में ईर्ष्या पाल ली और सरिता की देखा देखी वो भी अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। बस इसी तरह दोनों परिवारों में मनमुटाव पैदा होने लगे। आज भी रात को जब संदीप घर आया तो सरिता उसे उसकी बहन शिखा की शिकायत करते हुए बोली, सुनिए जी, आपकी बहन को आखिर मुझसे दिक्कत क्या है? क्यों, क्या हुआ सरिता? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शिखा मेरी बहन मतलब वो तुम्हारी भाभी भी है। हाँ तो होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी है आज उसने कैसी नीच हरकत की है? मेरी ही माँ से मेरी चुगली की है। उसने मन तो हुआ कि पूछूं माँ जी से कि क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को कि हम माँ बेटी के बीच चुगली करके आग लगाए। तो संदीप ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या यार सरिता, तुम देख नहीं रही हो मैं ऑफिस से आकर कितना थका हुआ हूँ और तुम रोज ही ये रोना धोना लेकर बैठ जाती हो। प्लीज़ मुझे ये सब बातें बताकर परेशान मत किया करो। देखो तुम औरतों को जो भी है आपस में ही सुलझा लिया करो और तुम भी थोड़ा अक्ल से काम लो। दोनों घर तुम्हारे अपने ही हैं। बोलकर संदीप वहां से चला गया तो सरिता भी बड़बड़ाते हुए जाकर चुपचाप सो गई। उधर शिखा पवन से बोली, आपकी माँ को अपनी बेटी की गलती तो कभी दिखाई नहीं देती और मेरी गलती गिनवाने के लिए हमेशा मेरे सिर पर खड़ी रहती हैं। मैं यहाँ घर का सारा काम करती हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हूँ और वहाँ आपकी बहन खुद तो बाहर से ऑर्डर करके खा लेती है, किचन के काम को हाथ भी नहीं लगाती। उसके होते हुए भी मेरी माँ को ही खाना बनाना पड़ता है। आप अपनी बहन को समझा लीजिए कि अगर वो वहाँ खाना नहीं बनाएगी तो इधर मैं भी कल से खाना तो क्या चाय तक नहीं बनाऊंगी। सब कुछ आपकी बहन की तरह बाहर से ऑर्डर करूंगी। पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर पवन हैरान हो गया और उसे समझाते हुए बोला, शिखा मुझे नहीं पता कि तुमने कब और क्यों अपने मन में इतना जहर भर लिया है, पर तुम किसी और की वजह से अपनी अच्छी आदतें क्यों बदल रही हो? अच्छा बात आपकी बहन की हो रही है इसलिए लेक्चर दे रहे हो ना? शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा तो पवन बोला, देखो शिखा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। फिर चाहे वो तुम हो या मेरी बहन, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हारी गृहस्थी और जीवन पर पड़ेगा और मेरी बहन के बुरे कर्मों का फल उसे ही मिलेगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। जरा सोचो कि इतना जहर तुमने अपने मन में किसके लिए भरा है? आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। अगले दिन शिखा ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि उसकी भाभी सरिता ने जिम ज्वाइन की है। बस फिर वही क्या था। इधर शिखा भी मनोरमा जी से बोली, माँ जी मैं कल से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। बेटा तुम तो पहले ही इतनी फिट हो, तुम्हें जिम ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मनोरमा जी ने उसे चढ़ाते हुए कहा। तो शिखा थोड़े घमंडी लहजे में बोली, जब मेरी माँ आपकी बेटी को जिम की परमिशन दे सकती है तो आप क्यों नहीं दे सकती? और वैसे भी मैं आपसे पूछने नहीं बताने आई हूँ। बोलकर शिखा पैर पटकती हुई वहां से चली गई और अगले ही दिन उसने भी वही जिम ज्वाइन कर लिया जो सरिता ने किया हुआ था और अब दोनों के बीच में और अधिक कंपटीशन होने लगा। जो मशीन पर शिखा एक्सरसाइज करे रही होती है वही मशीन सरिता को भी चाहिए होती और दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखा करती। घर वापस आकर दोनों अपने अपने पति को एक दूसरे की शिकायतें बताकर परेशान करती रहती। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो एक दिन सुमित्रा जी ने मनोरमा जी को फ़ोन किया और बोली, मनोरमा बहन, अपना किया गया वादा तो अपने बच्चों ने मिट्टी में मिला दिया।
बस सोच सोच कर दोनों बच्चियों की चिंता होती है। दोनों ने ही एक दूसरे के लिए मन में इतनी क्रोध, नफरत और ईर्ष्या पाल रखी है। मनोरमा जी सुमित्रा जी की बातों पर सहमति जताते हुए बोली, बहन, मैं भी यही सोचती हूँ कि उनकी नफरत के बीच में अभी तो हम दोनों ही पिस रहे हैं। अगर इन दोनों का ऐसा ही हाल रहा तो उनकी नफरत की आग से दोनों परिवार ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। दिन रात हम समझाते रहते हैं कि हम सब एक परिवार के लोग हैं। एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर सम्मान का भाव ही रिश्तों का आपस में जोड़ता है, परंतु दोनों इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। मनोरमा जी ने कहा तो सुमित्रा जी बोली, हाँ बहन, वही तो मुझे भी समझ नहीं आता कि दोनों को समझाएं तो समझाएं कैसे। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे बेटों को भगवान ने इतनी अकल दी है। अगर वो लोग भी इन बेवकूफ़ों की बातों में आकर अपनी अकल खो बैठे तो न जाने हमें कैसे दिन देखने पड़ते। सुमित्रा जी की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, बहन, मुझे लगता है कि हमें अपने बेटों से ही इस बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है वही कुछ हल निकालें। हाँ, सही कहा आपने। चलिए फिर से संदीप से बात करती हूँ और आप पवन से बात कीजिए, कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और दोनों सहेलियाँ शाम को अपने अपने बेटों के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब संदीप घर आया तो सुमित्रा जी ने शिखा और सरिता के बारे में बात करते हुए कहा, बेटा, इन्हें कैसे भी करके समझाना होगा। अगर इन दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दोनों सहेलियों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। माँ की बात सुनकर संदीप ने कहा, अरे माँ, क्या बताऊँ, मैं तो खुद सरिता की इन जहरीली बातों से तंग आ गया हूँ। इतना समझाता हूँ उसको, पर लगता है उसकी अक्ल घास चरने चली गई है। और साथ में शिखा को की भी। माँ, शिखा तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे तो अपनी बहन से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर देखो आज दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं। हाँ बेटा, इसलिए तो तू ही कुछ उपाय सोच कि अब कैसे इन दोनों को सही रास्ते पर लाया जाए। अपनी माँ को उदास देखकर संदीप ने कहा, आप चिंता ना करें माँ, हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बस आप जाकर आराम कीजिए। इधर संदीप ने जैसे ही अपनी माँ को तसल्ली देकर सोने के लिए भेजा, तभी उसके पास पवन का फ़ोन आया। उसने शिखा और सरिता के बारे में बात करते हुए कहा, संदीप, हम दोनों तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, परंतु इन दोनों की इच्छा का सबसे बड़ा असर हमारी माँओं पर पड़ रहा है। इधर शिखा मम्मी को तंग करती है और उधर सरिता माँ जी को तंग करती है। इसलिए दोनों को सबक सिखाने के लिए अब हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, सोच तो मैं भी यही रहा था। तो फिर बताओ कुछ उपाय कि क्या करना है। पवन ने कहा तो संदीप बोला, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, परंतु वो मैं ऐसे फ़ोन पर नहीं बता सकता। हम सब लोग कल इनके जिम में जाने के बाद में अपनी माँ को लेकर आपके घर आता हूँ और फिर बातें करते हैं। बोलकर संदीप ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन ही सरिता के जिम जाने के बाद संदीप अपनी माँ सुमित्रा जी को लेकर मनोरमा जी के घर पहुंच गया। तो दोनों सहेलियां गले मिलते हुए बोली, हमने तो सोचा था कि ये रिश्ता करने से हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, पर हमें क्या पता था कि हमारी दोनों की बेटियां ही ना समझ निकलेंगी। अरे, कभी अपनी सहेली को चाय पानी भी पिलाओगी या गिले शिकवे करती रहोगी? पवन के पिता रमेश जी ने हंसते हुए कहा तो मनोरमा जी चाय बनाने चली गई और फिर चाय पीते हुए सब लोग डिस्कस करने बैठ गए। रमेश जी ने कहा, आज की युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, अपने ही मन की करती हैं। बड़ों की बातों का तो इन पर कोई असर नहीं होता। कुछ भी समझाओ तो समझने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हमें ही पाठ पढ़ाने बैठ जाती हैं। अभी इनका ये हाल है तो सारा जीवन पड़ा है, अभी तो हम जीवित हैं, हमारे बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि हमने एक ही घर में शादी करके गलत कर दिया। अलग अलग घर में शादी करते तो ऐसा ना होता। तभी मनोरमा जी ने अपने पति की बात को बीच में काटते हुए कहा, लेकिन हमने तो अच्छे के लिए ही किया था, हमें क्या पता था कि हमारी संतान ऐसी निकलेगी। तभी संदीप ने सबकी बात काटते हुए
कहा, मेरे मन में एक आइडिया है। अगर आप सब लोगों की सहमति हो तो हम उस आइडिया से इन्हें सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। हाँ बेटा, तुम आइडिया तो बताओ, क्या सोचा है तुमने? मनोरमा जी और सुमित्रा जी एक साथ बोल पड़ी। तो संदीप ने सबको अपने विचारों के बारे में बताया तो सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए। संदीप अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अगले ही दिन अपनी बहू के सामने ही सुमित्रा जी ने मनोरमा जी के पास फ़ोन किया। नमस्ते बहन जी, सब कैसे हैं? नमस्ते जी, यहाँ सब ठीक हैं। वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी अच्छे हैं बहन जी। मैं सोच रही थी कि यहाँ सब लोग महाकुंभ जा रहे हैं तो हम भी एक बार कुंभ नहा आते हैं, मन भी अच्छा हो जाएगा। हाँ बहन जी, कह तो ठीक रही हो, लेकिन घर में 100 काम होते हैं, हम कहाँ निकल पाते हैं। मनोरमा जी ने भी हंसते हुए कहा। तो सुमित्रा जी बोली, काम तो सारी जिंदगी के हैं, अपने लिए थोड़ा समय निकाल लो। हाँ ठीक है बहन जी, मैं पवन के पिताजी और बच्चों से बात करती हूँ। ठीक है। सास की बातें सुनकर इधर शिखा और उधर सरिता के कान खड़े हो गए। अपनी सास की बातें सुन सरिता ने अपने कमरे में आकर अपनी माँ मनोरमा जी के पास फ़ोन किया। हाँ माँ, तुम नहीं जा रही हो क्या? तुमने माँ जी को मना क्यों नहीं किया? माँ जी कुंभ नहाने जाएंगी और तुम घर में बैठकर काम करोगी। अरे तुम भी थोड़ा बहुत धर्म कर लो, अपनी सारी तैयारी कर लो जाने की और मज़े करके आओ। बेटा, तेरे पापा और भाई से तो बात कर लूँ? अरे पापा तो आपके साथ ही जाएंगे ना, उनसे क्या बात करनी है? हाँ बेटा, आज बात करके शाम को बताती हूँ तुझे, कहकर मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया। इधर शिखा भी मन ही मन खुश हो रही थी कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन मेरी सास घर से तो जाएगी। इसी खुशी में वो मनोरमा जी के पास आई और बोली, अरे माँ जी, आप भी जाइए ना मम्मी के साथ, आप लोग कहीं जाते भी नहीं। अरे अपने जीवन का भरपूर आनंद लीजिए, कुंभ के मेले में करोड़ों लोग आए हैं, आप भी कुछ पुण्य कमा लीजिए। हाँ बेटा, चले जाएंगे, आज ही बात करती हूँ पवन और तेरे पिताजी से। रात में मनोरमा जी ने रमेश जी और पवन से बात की तो पवन बोला, ठीक है माँ, आप पिताजी को भी ले जाइए, कुछ दिन के लिए एंजॉय करके आइए। तो मनोरमा जी भी बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठते ही सुमित्रा जी ने कहा, चलो कुछ दिन तो चैन से जिंदगी जिएंगे। वैसे भी शिखा और सरिता ने चिक चिक कर दिमाग खराब कर दिया था। बातें करते करते सबका सफ़र अच्छे से बीत गया। सब प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए। उधर शिखा और सरिता अपनी अपनी सास के जाने से बहुत खुशी मना रही थी। हर घंटे में कुछ ना कुछ ऑर्डर करती और टीवी देखते हुए खाती। उनके पति तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते। अब जो दोनों घर में अकेली थी, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अपने मन की करती, अपने मन की तो सास के सामने भी करती थी, लेकिन अकेले में उन्हें जो मज़ा था वो सासू माँ के साथ कहाँ था। उन्हें गए हुए करीब 5 दिन हो गए थे। फिर एक दिन अचानक किसी अनजान नंबर से शिखा के पास फ़ोन आया। क्या आप रमेश जी के घर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पुलिस कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ। आपके घर वालों की गाड़ी खाई में गिर चुकी है, जिसका जरा भी नामो निशान नहीं बचा, बोलकर उधर से फ़ोन कट गया। ये खबर सुनते ही शिखा के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके पति भी घर पर नहीं थे। उसने जल्दी से पवन को फ़ोन लगाया और सारी खबर बताकर घर आने के लिए कहा। जब तक पवन घर आया तब तक संदीप भी सरिता को लेकर अपनी बहन शिखा के पास ससुराल आ गया। जैसे ही शिखा ने अपने भाई भाभी को देखा तो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। भैया, हमने पहले ही अपने पिता को खो दिया था और अब माँ और सास ससुर सब हमें छोड़कर चले गए। हमने जाने ही क्यों दिया उन्हें। वहाँ सरिता जी पागलों की तरह रोते हुए बोलती जा रही थी। हमने कभी अपनी सासू माँ को प्यार नहीं किया, बस एक दूसरे की कंपटीशन में अपनी अपनी सास पर अत्याचार करती रही। आज भगवान ने भी हमारे साथ ऐसा कंपटीशन खेला कि
हम जिंदगी भर रोते रहो। दोनों बदहवास हालत में बोलती जा रही थी। उनके पति ने उन्हें पानी पिलाया और एक एक नींद की गोली देकर सुला दिया। अगले दिन भी दोनों बहुत रोई। शिखा अपनी सास की अलमारी में घुसी तो उनकी वही जली हुई साड़ी उसके ऊपर आकर गिरी, जिससे उसने सरिता को सबक सिखाने के लिए जलाई थी। उस साड़ी को देखकर शिखा अपने सीने से लगाकर बहुत रोई। उसने सरिता किचन में थी, उसकी मम्मी का लाया हुआ एक बड़ा सा कॉफ़ी मग, जिसे देख सरिता बड़ी खुश हुई थी। उस पर नज़र पड़ी तो मम्मी की याद कर वो फूट फूट कर रोने लगी। घर कितना सूना हो गया था। एक साथ 3 लोगों के जाने से आज उन्हें समझ आ गया था कि माता पिता के बिना जिंदगी कितनी नरक बन जाती है। माता पिता ना हो तो घर घर नहीं खंडर लगता है। अब बार बार खाना खाने को कौन रहेगा, गलत बात पर डांट कौन लगाएगा। बस यही सब बातें उन दोनों के कानों में गूंज रही थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती। दोनों में इतना प्यार हो चुका था कि संदीप और पवन भी उन्हें देखकर हैरान थे। ऐसे में ही करीब 15 दिन बीत गए। एक दिन दोपहर के 3 बजे दोनों बरामदे में बैठी एक दूसरे के सर में तेल लगा रही थी। तभी डोर बेल बजी। सरिता खड़ी होकर गेट खोलने गई। उसने जैसे गेट खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिजली ऐसे टूट रही थी मानो बड़ा तूफान आने वाला है। उसके सामने उसके माता पिता और सासू माँ खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो जोरों से चिल्लाई, भाभी। उसकी तेज आवाज़ सुनकर शिखा डरती हुई आई। उसने भी सामने देखा, हक्की बक्की रह गई। दोनों कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन तीनों ने उन्हें सीने से लगा अपने माता पिता को जीवित पाकर वो खुशी से आंसू बहा रही थी। उन दोनों के मन में 1000 सवाल खड़े हो चुके थे। उन्होंने पूछना चाहा पर रमेश जी ने ये कहकर बात टाल दी कि बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करो, आज हम फिर से तुम्हारे सामने खड़े हैं। अपने पिता की बात सुनकर सरिता ने कहा, हाँ ठीक है पिताजी, आप सब लोग सही सलामत आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। इतने दिनों में हम पता चल गया कि माँ बाप के बिना बच्चों की जिंदगी कितनी अधूरी है। कहते कहते सरिता और शिखा की आंखें भर आई। अरे अभी गिले शिकवे ही करती रहोगी या फिर हमारे लिए चाय नाश्ता भी बनाओगी? रमेश जी ने हंसते हुए कहा। तो दोनों नंद भाभी चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। उनके जाते ही सुमित्रा जी ने कहा कि हमारे बिना हमारे बच्चों ने पूरे 20 दिन जुदाई का गम झेला है। अगर ऐसे में हमारी बच्चियों को कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तभी संदीप अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, अरे माँ, ऐसे कैसे उन्हें कुछ हो सकता था? हम हमने एक अच्छी पहेली के लिए ये कदम उठाया था, उनका मिलन कराया, जो कल एक दूसरे को नज़र भर देखती भी नहीं थी, आज एक दूसरे की नज़रों से ओझल होते हुए भी डरती हैं। तो इतने अच्छे काम के लिए तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तभी तो कहते हैं कि जिसने कुंभ स्नान कर लिया उसने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। अब आप खुद ही देख लो, आप जो कुछ भी चाहते थे तो सब आपकी आंखों के सामने ही है। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तभी तो वहाँ कुंभ स्नान के लिए करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे रखे थे। बहुत अच्छा लगा बेटा वहाँ जाकर, रमेश जी ने कहा। तो मनोरमा जी हंसते हुए बोली, अच्छा जी, और यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे भाग्यवान, यहाँ का नज़ारा देखकर तो दुगनी खुशी मिल गई है। तो सब लोग हंसने लगे। खैर थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता करके संदीप अपनी माँ और पत्नी सरिता को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अब सरिता और शिखा दोनों ही अपनी सास के साथ बहू नहीं बेटी की तरह रहने लगी, जिसे देख सुमित्रा जी और मनोरमा जी तो खुशी से फूली नहीं समाती। अब सब लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर